हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग। और आज का दिन बहुत ही ख़राब है मेडिकल फैटर्निटी के लिए और उन माँ बाप के लिए जो इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को किसी तरीके से मेडिकल कॉलेज में भेज पाते हैं, और उन छात्रों के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत करी। और ये जो न्यूज़ है, 2 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, देखो, एक होता है MBBS, उसके बाद होता है MD या PG, उसके बाद फिर सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं MCH या DM, है ना। तो ये दोनों सुपर स्पेशलिस्ट थे। इसके बाद की डिग्रियां बहुत कुछ खास होती नहीं है, ये मैक्सिमम डिग्री है। तो आप सोचो कि इस डिग्री को पाने में एक डॉक्टर के 15 साल मिनिमम लगते हैं। 15 साल तक वो धक्के खाता है ये डिग्री पाने के लिए, पढ़ता है। उसके बाद अचानक ये जो पिछले हफ्ते से न्यूज़ आ रही हैं, पहले 2 डॉक्टर की डेथ हुई, वो भी 40 साल से कम की उम्र के थे। ये जो न्यूज़ आ रही हैं ये भी बड़ी ख़राब न्यूज़ है। और आज आपको बताऊंगा कि क्यों हो रहा है ये। और लोग बोलेंगे कि सर ये वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है, ये है, वो है, लेकिन मेरा कुछ और ही मानना है। पहले बता देता हूँ कि और बचने के लिए क्या करें, जैसे कि मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, आज भी बता के जाऊँगा। पहली डेथ जो हुई है डॉक्टर गौरव मित्तल की, 39 ईयर ओल्ड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट मतलब जो ICU में, एक CCU में क्रिटिकल केयर दी जाती है, जो सीरियस पेशेंट को, उसके स्पेशलिस्ट थे। पहले MBBS किया, फिर MD करी, फिर DM करी इन्होंने क्रिटिकल केयर में। और ये बहुत बड़ी बात होती है क्रिटिकल केयर में DM करना। और इन्होंने इकोकार्डियोग्राफी पे एक बुक भी लिखी थी, खुद भी एक तरह से आप कार्डियोलॉजिस्ट मान सकते हो इनको, हालांकि क्रिटिकल स्पेशलिस्ट थे। तो इतना डिटेल में स्टडी करने के बाद इनकी भी अचानक कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। दूसरी जो खबर आ रही है वो चेन्नई से आ रही है, मानाकुला विनागे मेडिकल कॉलेज से। और वहाँ पे सिर्फ 41-42 ईयर शायद एज थी। डॉक्टर देवन जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, खुद हार्ट स्पेशलिस्ट है। इससे पहले भी मैंने बताया था आपको, पिछले हफ्ते भी एक कार्डियोलॉजिस्ट की डेथ हुई है, हार्ट स्पेशलिस्ट की। वो सर्जन थे, ये कार्डियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कितनी एंजियोप्लास्टी करी, कितने लोगों को बचाया, लेकिन अपना स्टेटस नहीं पता लगा पाए और सडन मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उनकी भी डेथ हो गई सिर्फ 42 साल की उम्र में। देखो, एक चीज़ पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो डॉक्टर्स की इतनी डेथ हो रही है, स्पेशली इतनी यंग एज में, देखो, मुझे लगता है कि अब शायद 35 इज़ द न्यू 45 नॉर्मल। जो 45 साल था वो 35 बन चुका है, जो 55 था वो 45 बन चुका है। 10-10 साल नीचे आती जा रही है डेथ की एज, स्पेशली हार्ट की वजह से। क्योंकि पहले तो मैं बता दूं, ये दोनों सडन प्रॉब्लम हुई है, सडन। अगर इनको पहले से सिम्टम होते कोई तो शायद ये अपना बचाव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सडन प्रॉब्लम हुई। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर, अब मुझे डिटेल हिस्ट्री नहीं पता कि इनमें किसी को डायबिटीज़ थी, कोई फैमिली हिस्ट्री थी, कोई ब्लड प्रेशर था, मुझे नहीं मालूम है। और ये तो खुद कार्डियोलॉजिस्ट थे, हार्ट स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर देवन। दोनों की एज ऑलमोस्ट 40 साल के पास। पहले वाली डेथ हुई 40 साल के पास। तो ये जो 35 से 45 साल की उम्र है, ये अब सबसे खतरनाक बन गई है। जितनी भी डेथ हो रही है वो 35 से 45 साल के बीच में, 50% डेथ इस एज ग्रुप में हो रही है, 35 से 45। ये एज 10 साल नीचे आ चुकी है। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, देखो, हालांकि इसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। जिस हिसाब से डॉक्टर ये ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी, और जो उसके बाद कोई ऑफ नहीं मिलता डॉक्टर्स को, तो ये बहुत अजीबोगरीब, कोई सुनने वाला होता नहीं। और इतनी टॉक्सिसिटी होती है मेडिकल कॉलेज में। और तो ये तो एक, मैं पहले भी पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये बहुत एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है। लेकिन यहाँ दो तरह की मैं आज कहानी बताऊंगा कि एक तो वो पेशेंट होते हैं हार्ट के जिनको धीरे धीरे पता चलता है। ये सबसे सेफ पेशेंट होते हैं जिनको धीरे धीरे पता चलता है। धीरे धीरे मतलब कि एक दिन जा रहे थे, चलते चलते अचानक चेस्ट में भारीपन रुका, फिर हम रुक गए, फिर हम ठीक हो गए। ठीक है, इस तरह से पता चला। चलते चलते सांस फूल जाती थी, हम रुक जाते थे, ठीक हो गए। तो मतलब एक एंजाइनल सिम्टम आ रहे थे पहले से। कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो आते हैं लेकिन उसका हमें पता ही नहीं चलता। जैसे कि एक दिन खड़े खड़े चक्कर आ गया तो हमने कुछ नहीं सोचा, हमने सोचा नींबू पानी पी लेते हैं, हम तो ठीक हो गए। BP लो हो गया होगा हमारा, या ज़्यादा काम कर लिया होगा, डिहाइड्रेशन हो गया होगा।
एक दिन घबराहट हुई तो हमने घबराहट की गोली खा ली और हम ठीक हो गए। हमें लगा एंग्जाइटी होगी, रात को नींद नहीं आई, टेंशन थी, स्ट्रेस था, है ना। तो ये एक दिन पल्स बहुत तेज़ हो गई थी, फास्ट हो गई थी, टेकिकार्डिया हो गया था बहुत ज़्यादा, 150 तक पल्स पहुंच गई थी और छाती में भी भारीपन लगा। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, पल्स ज़्यादा हो गई, शायद आपको एंग्जाइटी हो गई है। उसने दवाई दी, पल्स भी ठीक होगी, हम भी ठीक हो गए और सब ठीक हो गया। ईसीजी भी नॉर्मल था। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ सिम्टम पहले वार्निंग साइन आते हैं, तो कुछ सिम्टम तो ऐसे होते हैं कि जहाँ डॉक्टर पकड़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि चलने में अगर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर पहचान जाएगा कि हाँ एंजाइना के सिम्टम हैं। चलने में सांस फूल रही है, चलने में घबराहट होती है, तो ये चलने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये पहचानी जाती है कि एंजाइनल सिम्टम है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, फिर टेस्ट करा लेते हैं कि ईसीजी में नहीं आया तो चलो हम स्ट्रेस इको करा लेंगे, टीएमटी करा लेंगे, है ना। कुछ कहेंगे कि आप देखो टीएमटी पॉजिटिव आ रहा है तो आप आगे करा लो। तो ये लोग पकड़े जाते हैं, यहाँ पे डायग्नोसिस पता चल जाती है। और दूसरे वो जहाँ पे सिम्टम आए लेकिन आप पकड़ नहीं पाए, जहाँ गलती पेशेंट की भी थी, डॉक्टर की भी थी। पेशेंट ने भी उसको लाइटली लिया, उसको सिम्टम आ रहे थे बीच बीच में, कई बार वार्निंग साइन मिल रहे थे, लेकिन उसने उसको वो नहीं किया। बीपी अचानक बढ़ना शुरू हो गया, पहले बीपी नॉर्मल रहता था, अब बीपी अचानक बढ़ना शुरू हो गया। ये भी एक साइन होता है। मैंने कई पेशेंट में देखा है जहाँ पे बीपी अचानक बढ़ जाते हैं एकदम से, तो वहाँ पे भी ब्लॉकेज मुझे लगता है होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, फैमिली हिस्ट्री, और ये हम सब बात करते हैं कि ये रिस्क फैक्टर है ना। तो अगर मैं फिर बोलूँगा, मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप किस्मत वाले हों कि आपको वार्निंग साइन मिले। जैसे इन डॉक्टर्स को मिले थे, वार्निंग साइन नहीं मिले, पता नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपको वार्निंग साइन मिले हैं, अगर आप में रिस्क फैक्टर हैं, और अगर वार्निंग साइन नहीं भी मिल रहे हैं लेकिन रिस्क फैक्टर हैं, रिस्क फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ कि आपको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, स्मोक करते हो आप, और आपका वजन ज़्यादा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री में ये होता है कि आपकी फैमिली में कोई यंग पेशेंट की सडन कार्डियक डेथ हुई हो, 40, 45, 50 साल की, 55 साल में, और या फिर हार्ट अटैक हुआ हो, तो और चाचा ताऊ में चला आ रहा है, जी हमारी तो फैमिली में ही चला आ रहा है, और आपको कुछ नहीं है लेकिन आपकी फैमिली में चल रहा है ना, आपके भाई बहनों में हो चुका है ना। तो ऐसे लोगों को मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक इकोकार्डियोग्राफी और एक सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। बार बार स्ट्रेस देता हूँ। मैं अपने जूनियर्स डॉक्टर को भी बोलूँगा कि अगर आप में कोई भी रिस्क फैक्टर है, और अब तो मुझे लगता है रिस्क फैक्टर नहीं भी है तो भी 40 साल के बाद एक बार तो करा ही ले भाई, तू सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी करा लो, क्योंकि डॉक्टर इस स्ट्रेस वाले माहौल में जी रहे हैं और उनका खाना पीना भी बहुत गड़बड़ हो जाता है। मैस का खाना खा खा के 10-15 साल सोचो कि वो बाहर का खाना खाते हैं, मैस का खाना खाते हैं। असली मुझे लगता है प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है, मैस का खाना खा खा के। फिर शादी लेट होती है, घर का खाना तो बहुत कम मिलता है इनको, लेट मिलते जाके। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमें नहीं पता चलता कि हमारे बच्चे मेस में खाना खा रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, वो कितना घी डाल रहा है, कौन सा घी है, गंदा घी है, अच्छा घी है, नकली है, क्या है, कमाना उसको भी है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसी में फिर ये डॉक्टर्स में आजकल स्मोकिंग का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, ड्रिंकिंग की हैबिट्स बढ़ गई हैं। वीकेंड पे ये लोग भी वैसे ही एंजॉय करते हैं जैसे दूसरे लोग करते हैं। ऊपर से स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक बात आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने एमडी मेडिसिन करी थी और ये मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मुझे मेरे हेड ने जानबूझ के फ़ेल किया था, सबको पास करके मुझे फ़ेल कर दिया था। तो मैं आगे भी पढ़ना चाहता था, मैं सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि नवनीत, अगर एमडी करने में ही ये हाल हो गया, मेरा स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है, मुझे एंटी डिप्रेसेंट खानी पड़ रही है, अगर मैं पास हो भी गया तो मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगा। मैंने तभी सोच लिया था और मैंने आगे पढ़ाई नहीं करी। मैंने सोचा बस इतना ही बहुत है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं और पढ़ूंगा मैं तो जिंदा ही नहीं बचूंगा, ये तो मुझे मार डालेंगे कसाई लोग। मैं कसाई बोलता हूँ, ऐसे जो प्रोफेसर्स होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे भी होते हैं, लेकिन इतना टॉक्सिक माहौल है मेडिकल कॉलेजेस में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं फिर दोबारा मुझे कोई डीएम मैं आगे पढ़ने जाऊँ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट कुछ भी बनूंगा, मुझे अगर फिर दोबारा किसी ने फेल कर दिया तो फिर तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा, मैं तो वैसे भी और टेंशन से ही मर जाऊंगा मैं, इतना स्ट्रेस लेके। तो मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि आप कोई भी काम करें, एक तो अपने आप को डी स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको 1 घंटा अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर वॉक,
एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आप अपनी फ़िटनेस के लिए अपने जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं हर साल कराइएगा। 35 साल से ऊपर अगर है, मैं पहले बोलता था 40 से ऊपर है, अब मैं बोलूँगा 35 साल से अगर ऊपर उम्र है, हर साल अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराओ, ठीक है। CRP कराओ, HSCRP कराओ, होमोसिस्टीन लेवल कराओ, ठीक है। तो इनसे भी थोड़ा सा डाउट पता चल जाता है कि, और लिपिड प्रोफाइल ये भी होना चाहिए, कंप्लीट हेल्थ चेकअप होना चाहिए। और इकोकार्डियोग्राफी एक बार तो 5 साल में ज़रूर करा लो। और अगर आपके रिस्क फैक्टर हैं 40 साल की एज के बाद, 35 साल के बाद भी अगर आप मान लो आप जल्दी शुगर हो गई है, BP भी रहना शुरू हो गया है और आपकी उम्र अभी 35 साल से ऊपर ही है, 40 भी नहीं हुई है, तो भी मैं बोलूँगा अपनी CT कोरोनरी एंजियोग्राफी ज़रूर करा लें। ये तो आसान टेस्ट है ना, फिर भी डॉक्टर नहीं करा रहे हैं, फिर भी देखो रोज़ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो सबसे पहले भगवान से ये बोलूँगा, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। बहुत दुख लगता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद और लोगों की जान बचाने के बाद ये लोग चले जाते हैं। अब उनके माँ बाप से पूछो कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने कितनी मेहनत करी होगी इनको पढ़ाने में। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो खैर मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, वहाँ तो करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, अपने दम पे पढ़ के आ रहे हैं, अपने टैलेंट पे पढ़ के आ रहे हैं, उनके लिए मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। तो एक आम आदमी से भी बोलूँगा, बार बार बोलता हूँ कि भाई अपनी CT कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लो अगर आपको हाई रिस्क पेशेंट आप हो। और उसके लिए अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप मुझे कॉल करो, मैं आपको सस्ते से सस्ता अच्छे से अच्छी जगह से करा के आपको टेस्ट करा के दूंगा। और मैं करता आ रहा हूँ ये पिछले 4-5 सालों से। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।